हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। और यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी और पूरी तरह से हिंदी में होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिए, जिससे आपके मेमोरी से बनने वाले सभी प्रश्नों को आप हल कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग डेटा और प्रोग्राम को सेव करने के लिए करते हैं। और यह मेमोरी में डेटा को सेव करने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, एक होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। तो हम कह सकते हैं कि मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ही जरूरी है, यानी कि एक नेसेसरी इसका पार्ट है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी डेटा को देखना रीड करना कहलाता है तथा उसमें डालना राइट करना कहलाता है। यानी कि अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी डेटा पढ़ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे रीड करना, कि हम कंप्यूटर में डेटा रीड कर रहे हैं। और अगर हम उसमें कोई भी डेटा डाल रहे हैं तब उसे राइट करना कहते हैं, यानी कि रीड एंड राइट। मेमोरी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी को दो आधारों पर बांटा गया है। इसमें पहला टाइप आता है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी, और दूसरा है द्वितीयक और सहायक मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अस्थाई, दूसरा अस्थाई और तीसरा कैश मेमोरी। अस्थाई होता है नॉन वोलेटाइल। याद रखेंगे, यहाँ अस्थाई को इंग्लिश में ऐसे तो हम फिक्स कहते हैं रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ कहेंगे हम नॉन वोलेटाइल, यानी कि वोलेटाइल को कहेंगे अस्थाई। अस्थाई मेमोरी वे होती हैं जिनके अंदर स्टोर डेटा पावर सप्लाई यानी बिजली जाने के बाद भी उसमें सेव रहती है। और दूसरा अस्थाई वोलेटाइल मेमोरी वैसी मेमोरी होती हैं जिसके सेव डेटा, यानी कि जिसमें जो भी डेटा हमने अगर अस्थाई मेमोरी में सेव किया है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वो सभी डेटा इरेज हो जाती है, तो इसे अस्थाई मेमोरी कहते हैं। और तीसरा कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी का उपयोग ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, यानी कि इसका उपयोग हम नहीं करते हैं बल्कि सीपीयू प्रोसेसिंग के दौरान करता है। और दूसरा आता है हमारा द्वितीयक या सहायक मेमोरी, जिसे सेकेंडरी या ऑक्सिलियरी मेमोरी कहते हैं। इसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी और भी बहुत से डिस्क हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। ये सभी द्वितीयक या सहायक मेमोरी कहलाते हैं। अब बात आती है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी की, जिसमें वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग से संपर्क रखता है, यानी कि वह मेमोरी जो सीधा प्रोसेसिंग में हिस्सा लेता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। कंप्यूटर से जुड़ा रहना मतलब कंप्यूटर के प्रोसेसर सीपीयू से जुड़ा रहता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। तो कह सकते हैं कि वह मेमोरी जो सीपीयू से जुड़ा रहे, यानी कि हमेशा प्रोसेसिंग में जिसका उपयोग किया जाए, प्रोसेसिंग के दौरान जिसका भी यूज किया जाए, वो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राथमिक मेमोरी जो इसे रैम है, रैम मदरबोर्ड में एक स्लॉट में बने इस तरह के ये स्लॉट है रैम स्लॉट, तो इस स्लॉट में उसे फिट किया जाता है। तो ये जो है सीपीयू से एकदम जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ दिख रहा है ये हमारा सीपीयू बॉक्स है, यहाँ पे सीपीयू को सेट किया जाता है। तो ये जो स्लॉट है इसमें रैम लगाया जाता है, तो यहाँ से ये कंप्यूटर के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। दूसरा ये रोम का है, रीड ओनली मेमोरी, ये भी कंप्यूटर में मदरबोर्ड से एकदम जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि ये प्रोसेसिंग में एकदम हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए इन्हें हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटी रहती है। प्राथमिक मेमोरी जो है वो छोटे छोटे भागों में बटी रहती है, जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी जो है छोटे छोटे पार्टों में बटी होती है, जिसे लोकेशन या सेल कहते हैं। हर लोकेशन का अपना एक कैपेसिटी होता है। मेमोरी सेल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। मेमोरी सेल एक इलेक्ट्रॉनिक
सर्किट है जो एक बीट यानी कि एक बाइनरी डिजिट डेटा स्टोर करती है। याद रखेंगे मेमोरी सेल क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। प्रत्येक लोकेशन में स्टोर की जाने वाली बीट को वर्ड लेंथ कहते हैं। याद रखेंगे, प्रत्येक लोकेशन में स्टोर की जाने वाली बीट को वर्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न किया जाए कि कंप्यूटर मेमोरी में प्रत्येक लोकेशन पर स्टोर की जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो वर्ड लेंथ। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 बीट की हो सकती है, यानी कि हमेशा 2 के क्यूब में, मतलब कि मल्टीप्लाई में रहेगा। यहाँ 2 का क्यूब है, 2 का 4 है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 6 है, तो यहाँ पे ये जो है हमेशा 2 के पावर में रहेगा वर्ड लेंथ, तो 8, 16, 32 या 64 बीट की हो सकती है। और प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है। याद रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी जो है ये बहुत ही फास्टली वर्क करता है, पर इसकी स्टोरेज क्षमता जो है वह सीमित होती है और इसका कीमत बहुत ही अधिक होता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के प्रकार। प्राथमिक मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राथमिक मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रोम, रीड ओनली मेमोरी, दूसरा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तीसरा कैश मेमोरी। रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, रीड ओनली। हम जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी डेटा को पढ़ना या देखना रीड करना कहलाता है, तो यह मेमोरी जो है सिर्फ रीड ओनली होती है, यानी कि इसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस मेमोरी में संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है। रोम में डेटा को नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ रीड ओनली है। अगर यह राइटेबल होता, राइट मतलब डेटा को डालना या उसे हटाना, तब हम उसे हटा सकते थे, लेकिन ये रोम में संभव नहीं है, इसीलिए रोम में डेटा को नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह एक अस्थाई, नॉन वोलेटाइल, याद रखेंगे, अस्थाई को इंग्लिश में कहेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से रखने में किया जाता है। हम जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी वे मेमोरियां होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद भी उनका डेटा नष्ट नहीं होता है। रोम में यह मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप है, जिसके निर्माण के समय ही निर्देशों को संग्रहित कर दिया जाता है। यानी कि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें ये मदरबोर्ड के ऊपर स्थित रहता है और यह सिलिकॉन चिप का बना होता है, जिसके निर्माण के समय यानी कि जब इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तभी इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा होता है उसे उसी समय स्टोर कर दिया जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम में उपस्थित सूचना या निर्देश नष्ट नहीं होती है, यानी कि अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो भी रोम में उपस्थित जो भी सूचनाएं हैं वो नष्ट नहीं होंगी। रोम में उपस्थित अस्थायी प्रोग्राम बायोस, देखिए रोम में जो भी उपस्थित अस्थायी प्रोग्राम होते हैं उन्हें बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप कि रोम में उपस्थित अस्थायी प्रोग्राम को बायोस के नाम से, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी के प्रकार, यहां देखेंगे कि रीड ओनली मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को वर्ण करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में एक बार हम डेटा को अपने से परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि एक बार उसे डिलीट करके दूसरा डेटा डाल सकते हैं। एक बार इसे प्रोग्राम किया जा सकता है, इसलिए इसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि पीरोम के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। याद रखेंगे नाम, फुल फॉर्म इसका ईपीरोम में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी प्रोम की तरह एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की तरह ही अस्थायी मेमोरी है, परंतु वर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। यानी कि अगर हम पराबैंगनी किरणों का उपयोग करें तो इसे एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार हम चाहें उसे प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसे कहते हैं। यानी कि हम इसे बार बार इरेज कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह ईपीरोम का अपडेटेड वर्जन है, जिसमें यह भी एक अस्थायी मेमोरी है, परंतु वर्निंग प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से फिर से की जा सकती है। ईपीरोम में वर्निंग प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों की सहायता से होती है,
और ईईपीरोम में बर्निंग प्रक्रिया जो है वो विद्युत पल्स की सहायता से की जाती है। तो याद रखेंगे कि ईईपीरोम में विद्युत पल्स का उपयोग किया जाता है डेटा को इरेज करने के लिए, और ईपीरोम में पराबैंगनी किरणों का। नेक्स्ट दूसरा प्राइमरी मेमोरी है रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, यानी अगर हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दें तो इसमें उपस्थित डेटा डिलीट हो जाती है, यानी कि इरेज हो जाती है। अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें संग्रहित डेटा यानी सूचना खत्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है। नाम के अनुरूप इस मेमोरी से कहीं से भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि हम कहीं से भी किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन है। कहीं से, रैंडम मतलब होता है कहीं से भी। रैम एक स्पेस है, याद रखेंगे रैम क्या है, तो एक स्पेस है जहां डेटा लोड होता है और काम करता है। इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, इसका उपयोग कंप्यूटर ऑटोमेटिक ही अपने उपयोग के लिए करता है, यानी कि जो भी प्रोग्राम हम खोल करके रखते हैं वो सभी रैम पर ही रन होते हैं। इसीलिए रैम को कहेंगे रैम एक स्पेस है। मेमोरी तो है ही वोलेटाइल मेमोरी, लेकिन उसके साथ साथ यह एक स्पेस भी है जहां पे डेटा लोड होता है और उस पर कंप्यूटर काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रकार यानी कि रैम के प्रकार, इसमें पहला है डी रैम, डी फॉर डायनेमिक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डेटा होता है उसे बार बार रिफ्रेश करना होता है, इसलिए ये सस्ते होते हैं। डायनेमिक रैम, एक्चुअली डी रैम यानी कि रैम के प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि इसमें डेटा को रिफ्रेश करना होता है या नहीं, और ये सस्ते होते हैं या महंगे, इनके मूल्य के बारे में पूछा जाता है। दूसरा होता है एस रैम, स्टैटिक रैम, इसे कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसकी गति डायनामिक रैम से तेज होती है। याद रखेंगे स्टैटिक रैम जो है वो डायनामिक रैम से इसकी गति तेज होती है, इसीलिए इसके डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और यही कारण है कि ये महंगे भी होते हैं। ये डायनेमिक रैम से महंगे होते हैं। तीसरा हमारा प्राइमरी मेमोरी है कैश मेमोरी, इसे कैच मेमोरी भी कहते हैं। यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, यानी कि सीपीयू और मेन मेमोरी, इसके बीच में यहाँ पे कैश मेमोरी उपस्थित रहता है। यह मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करता है। ध्यान देंगे कैश मेमोरी क्या करता है, तो मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच के गति अवरोध को दूर करता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति से काफी मंद होती है। यानी कि जो मेमोरी की पावर होती है, स्पीड होती है, वो सीपीयू के स्पीड से कम होती है। तो इसी बीच को मतलब कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये सीपीयू है हमारा और ये प्राइमरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी से सीधा सीपीयू को सिग्नल देते हैं यानी कि डेटा भेजते हैं, तो यहाँ पे इसे प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होगी, तो ये है रॉन्ग वे। दूसरा होता है हमारा मेन मेमोरी से पहले कैश मेमोरी में यहाँ पे डेटा फ्लो हो रहा है कैश मेमोरी को, और कैश मेमोरी से फिर से सीपीयू में डेटा फ्लो हो रहा है, तो ये राइट वे है, यानी कि इससे कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। फिर से सीपीयू से जो हमारा प्रोसेस डेटा है वापस कैश मेमोरी को मिलेगा और फिर उसके बाद ये मेन मेमोरी को जाएगा, तो ये जो है राइट प्रोसेस है। तो कैश मेमोरी का काम होता है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच इंटरफेस का काम करना, यानी कि यह सीपीयू और मेन मेमोरी के स्पीड को बढ़ा देता है, क्योंकि मेन मेमोरी की स्पीड उतनी नहीं होती है जितनी कि सीपीयू की होती है। कंप्यूटर मेमोरी में दूसरा प्रकार है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। याद रखेंगे द्वितीयक या सहायक मेमोरी से कहते हैं सेकेंडरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी। इसे सहायक तथा बैकिंग स्टोरेज, देखिए बैकिंग डेटा को बैकअप करना, बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीयक या सहायक मेमोरी को सहायक मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि मुख्य मेमोरी अस्थायी, वोलेटाइल तथा सीमित क्षमता वाले होते हैं, इसीलिए द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में अस्थायी डेटा स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होते हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है और वे वोलेटाइल होते हैं, मतलब अगर कंप्यूटर को ऑफ कर दे तो उसका डेटा इरेज हो जाता है, इसीलिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, अस्थायी होते हैं। द्वितीयक मेमोरी के मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार है।
हम देखेंगे कि द्वितीयक मेमोरी के यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है एसएसडी। एसएसडी एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर सॉलिड स्टेट ड्राइव का, एसएसडी का। यह हार्ड डिस्क की तरह कंप्यूटर में उपयोग होने वाला द्वितीयक मेमोरी है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर इसे हम कह सकते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क की तुलना में काफी तेजी से डेटा को रीड तथा राइट करने में सक्षम है। याद रखेंगे, हार्ड डिस्क की तुलना में काफी ज्यादा तेजी से डेटा को रीड और राइट करने में सक्षम होता है। यह हार्ड डिस्क की तुलना में हल्का, तेज और महंगा द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि एसएसडी जो है वह हार्ड डिस्क की तुलना में महंगा भी है और तेज भी है। यानी कि इसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है और उसके बाद इसका स्पीड भी हार्ड डिस्क से ज्यादा होता है। दूसरा आता है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का कुछ इस तरह से शेप होता है। यहाँ पे यह सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। इसका उपयोग पहले हम लोग करते थे, लेकिन अभी जो है सीपीयू में मतलब कि एसएसडी का उपयोग बहुत जगह हो रहा है, क्योंकि इसका स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट है। यह हार्ड डिस्क की तुलना में यहाँ छोटे भी हैं। एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में छोटे चिप होते हैं। यह दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता, विश्वसनीयता तथा तीव्र गति प्रदान करता है। दूसरे डिस्क एसएसडी को छोड़ करके बाकी मतलब कि जो भी डिस्क हैं उनसे ज्यादा गति प्रदान करता है और ये लंबे समय तक टिकता भी, यानी कि विश्वसनीयता भी प्रदान करता है। हार्ड डिस्क को ट्रैकों तथा सेक्टरों में विभाजित किया जाता है, जिसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। हार्ड डिस्क को ट्रैक तथा सेक्टर में विभाजित किया जाता है, जिसे फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पावर कनेक्टर है हार्ड डिस्क का, उसके बाद यहाँ पे ये जंपर ब्लॉक है और ये जो है ये आपका कनेक्टर है। तो ये उसके बाद ये आपका प्लेटर है, इस पे मतलब डेटा स्टोर होता है और ये हेड होता है, ये डेटा को रीड और राइट करता है, ये घूमता है और इसे एक प्लास्टिक में या फिर मेटल के अंदर एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है, जिससे कि इस पे धूल या मिट्टी खरोंच नहीं आए। अगला आता है हमारा सीडी। सीडी को तो हम सभी जानते हैं। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है या ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के नाम से भी इसको जाना जाता है, ओडीडी। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा को अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है, यानी कि इसमें जो डेटा होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। एक बार आपने डेटा डाल दी तो उसे आप इरेज नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड डेटा को पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। तो सीडी से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है कि सीडी में उपस्थित डेटा को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कम तीव्रता वाले लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। सामान्य सीडी की स्टोरेज क्षमता 650 से 700 MB होती है। MB का होता है पूरा नाम मेगाबाइट। अगली वीडियो जो होगी हमारी मेमोरी का होगा, मेमोरी यूनिट का, यानी कि यूनिट ऑफ मेमोरी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी को किस किस यूनिट में बांटा गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि MB, मेगाबाइट, गीगाबाइट और ब्रोंटाबाइट का क्या मतलब कि फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप उस वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सीडी के प्रकार, पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सीडी रोम। वह सीडी जिसका उपयोग हम सिर्फ पढ़ने के लिए या देखने के लिए कर सकते हैं, जो कि पहले फिल्म की दुकानों में, यानी कि जिसमें फिल्में भर करके आती थी, उन्हें हम सिर्फ देख सकते थे, फिल्मों को डिलीट करके दूसरा फिल्म नहीं भर सकते। इस प्रकार के सीडी में उपलब्ध डेटा को मिटाया या बदला नहीं जा सकता है, यानी कि मिटाना या बदलना इसके लिए संभव नहीं है। दूसरा हमारा है रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीआर। सीडीआर का पूरा नाम है रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क। इस प्रकार के सीडी में एक बार डेटा को डाला जा सकता है, यानी कि अगर हमने एक बार इसमें डेटा डाल दिया तो उसे दोबारा इरेज नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्ड एक बार कर सकते हैं। इसे वर्म, WORM, राइट वंस रीड मेनी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि WORM वर्म किस कॉम्पैक्ट डिस्क को कहते हैं, तो कहेंगे सीडीआर को, रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी। डीवीडी सीडी की तरह ही एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, सीडी के जैसा ही।
डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। यह सीडी की तरह ऑप्टिकल डिस्क है, इसकी स्टोरेज क्षमता सीडी की अपेक्षा अधिक होती है। दोनों में बस इतना ही अंतर है कि सीडी की तुलना में डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। डीवीडी को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला है डीवीडी रीड ओनली, जैसा कि हम लोग सीडी रीड ओनली के बारे में जानते हैं कि सीडी रोम जो होता है जैसे कि हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसी तरह डीवीडी रीड ओनली है, इसमें भी डेटा को हम सिर्फ देख सकते हैं यानी कि पढ़ सकते हैं। दूसरा है डीवीडीआर यानी कि रिकॉर्डेबल डिजिटल वीडियो डिस्क। और तीसरा हमारा डीवीडी आरडब्ल्यू यानी कि डीवीडी रीराइटेबल डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल, यानी कि इसे हम दोबारा से भी इसका डेटा इरेज करके और उसमें नए डेटा डाल सकते हैं। तो ये 3 तरह के डीवीडी उपयोग किए जाते हैं सामान्यतः। डीवीडी की स्टोरेज क्षमता 4 जीबी से 17 जीबी तक होती है, यानी कि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सीडी और डीवीडी में स्टोरेज क्षमता किसकी ज्यादा होती है, तो डीवीडी की। और ऐसे डीवीडी की स्टोरेज क्षमता जो है वो 4 जीबी से लेकर के 17 जीबी तक की होती है। अगला आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यह कम क्षमता वाले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसकी क्षमता जो है काफी कम होती है, स्टोरेज क्षमता जो है कम होती है। इसे डेटा वृत्ताकार ट्रैक पर लिखा जाता है। याद रखेंगे फ्लॉपी डिस्क में डेटा जो है वो वृत्ताकार पथ यानी कि गोल 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 गोल। धूल या खरोच से बचाने के लिए डिस्क प्लास्टिक के कवर में बंद रहता है, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क होता है इसे इस तरह के प्लास्टिक के कवर में बंद करके रखा जाता है ताकि इसके लिए ये धूल और खरोच से बची रहे। डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए कवर के ऊपर बने छेद का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखेंगे कवर के ऊपर बना छेद है यहाँ पे, तो इस छेद का उपयोग डेटा को पढ़ने के लिए या फिर उसमें डेटा को डालने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के प्रकार, फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है 3.5 इंच की। अक्सर फ्लॉपी का प्रकार पूछा जाता है तो इसका साइज पूछा जाता है, तो पहला आता है 3.5 इंच की और इसकी साइज होती है 1.44 MB, MB मतलब मेगाबाइट। दूसरा है 5.25 इंच, 5.25 इंच का, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.2 मेगाबाइट। और तीसरा है 8 इंच की मेमोरी फ्लॉपी डिस्क, जिसमें इसकी कैपेसिटी होती है 80 KB से लेकर के 1.2 MB तक। तो ये मुख्य रूप से 3 तरह के फ्लॉपी डिस्क उपयोग होते हैं, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच का। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 3.5 इंच, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और 8 इंच की सबसे कम होती है। याद रखेंगे ये उल्टे क्रम में बढ़ता है। अगला हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक टेप। यह 2400 से 3600 फीट लंबा प्लास्टिक रिबन होता है। मतलब कि मैग्नेटिक टेप जो है वो 2400 से लेकर 3600 फीट लंबा प्लास्टिक रिबन होता है जो चुंबकीय ऑक्साइड द्वारा लेपित रहता है, यानी कि इसके ऊपर चुंबकीय ऑक्साइड लगाया गया रहता है। इसमें उपलब्ध डेटा को मैग्नेटिक टेप ड्राइव द्वारा कितनी बार भी लिखा, मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखेंगे इसमें जो भी डेटा होता है उसे मैग्नेटिक टेप ड्राइव के द्वारा हम जितनी बार चाहें उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं या फिर उसे एडिट भी कर सकते हैं। यह एक सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है। सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है कि हम इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये रैंडम एक्सेस नहीं देता है। इसमें हम जहां से चाहे वहां से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सीक्वेंशियल यानी कि एक तरफ से ही इसके डेटा को एक्सेस करना होगा। मैग्नेटिक टेप, सभी मैग्नेटिक टेप ड्राइव में 2 रील होते हैं। मैग्नेटिक के बारे में है कि सभी मैग्नेटिक टेप ड्राइव में 2 रील होते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ पे 2 रील है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये 2 रील है। एक रील के टेप जो पढ़ने या लिखने में उपयोग होता है फाइल रील या सप्लाई रील कहलाता है, यानी कि जिसके रील का उपयोग हम डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं उसे फाइल रील या सप्लाई रील के नाम से जानते हैं। तथा दूसरा टेकअप रील कहलाता है, यानी कि एक रील से जब डेटा पढ़ा जाता है तो यह दूसरे रील में जाकर के ऐसे 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 गोल गोल इसमें लपेटा जाता है, तो इसे कहेंगे सप्लाई रील, और जिसमें लपेटाता है उसे कहते हैं टेकअप रील। फिर इसे उल्टा चलाएंगे तो इसे कहेंगे सप्लाई रील और इसे कहेंगे टेकअप रील। तो इसमें 2 रील होते हैं। तो याद रखेंगे कि मैग्नेटिक टेप में अगर कोई भी रील जो है डेटा जिसका उपयोग किया जाता है पढ़ने के लिए तो उसे कहेंगे हम फाइल रील या फिर सप्लाई रील, और जो मतलब दूसरा जो रील होगा उसके विपरीत उसे कहेंगे टेकअप रील। अगला हमारा आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पेन ड्राइव। यह छोटे कीरिंग के आकार का होता है, इसीलिए इसे किचन ड्राइव कहा जाता है। याद रखेंगे पेन ड्राइव जो है
वो छोटे रिंग के आकार के होते हैं और इसीलिए इसे की चेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर के यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के फुल फॉर्म का भी एक नई वीडियो हम लेकर के आएंगे, जिसमें कंप्यूटर से बनने वाले सभी फुल फॉर्मों को मतलब उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से किसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। इसे फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, तो फ्लैश ड्राइव, की चेन ड्राइव या फिर यूएसबी ड्राइव भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट और अंतिम आता है हमारा क्लाउड स्टोरेज। इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जा सकता है क्योंकि आजकल क्लाउड स्टोरेज का बहुत ही प्रचलन है। इस प्रकार के स्टोर सिस्टम में हम अपने डेटा को अपनी डिवाइस में स्टोर न करके किसी दूर स्थित सर्वर पर स्टोर करते हैं। याद रखें, क्लाउड स्टोरेज में हम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, दूर स्थित किसी दूसरे क्लाउड पे यानी कि दूसरे सर्वर पे डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें डेटा को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, मतलब ये हमारा पास कंप्यूटर हो या फिर वो कंप्यूटर नहीं हो तो दूसरे सिस्टम से भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि टॉप 10 क्लाउड प्रोवाइडर जो हैं वो निम्न प्रकार, जैसे कि AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, इसे तो सब लोग जानते हैं। इसमें गूगल ड्राइव और गूगल फोटो मुख्य है। अलीबाबा क्लाउड, सेल्सफोर्स, डेल, IBM, डिजिटल ओशियन, ड्रॉपबॉक्स, ये दो जो है ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव, गूगल क्लाउड, ये दोनों हम अपना यूज करते हैं। बाकी सब तो है, ये सभी परचेज वर्जन है, लेकिन इसका भी उपयोग फ्री में होता है। तो ये सब जो है क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में MCQ ऑफ मेमोरी, MCQ ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी का MCQ लेकर के। तब तक के लिए आप देखते रहिए NICT। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, या फिर इस वीडियो में अगर कोई कमी रही हो तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।